हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस झारखंड। जैसा कि आपको पता है आपका एग्जाम होने वाला है क्लास 12 का, है ना। तो मैंने कुछ एमसीक्यूज अपलोड किया, अगर आप देख लिए अच्छी बात है। मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन का 2 मार्क्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाला था, वो भी आप लोगों ने अगर देखा होगा बहुत अच्छी बात है। नहीं देखे तो उन वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। वो आपको पता होगा 3 मार्क्स का 6 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 6 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आज आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसको कैसे लिखना है, उन आंसर्स को भी आपको मैं बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डू यू मीन बाय द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम से आप क्या समझते हैं? क्या कहता है ये? देखिए, ये बेसिकली कहता है कि जब कोई उपभोक्ता, है ना, किसी वस्तु का एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग लगातार करता जाए, ठीक है, मतलब एक उपभोक्ता किसी वस्तु का लगातार अगर उपभोग करता है तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता होती है अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी होती है, वो लगातार घटते चली जाती है, ठीक है। इसमें कुछ मान्यताओं को आपको लिखना पड़ेगा, जैसे कीमत स्थिर होता है, प्राइस कांस्टेंट होता है ना। कीमत स्थिर होती है, राइट, स्थिर कीमत या फिर कीमतें स्थिर होना, ठीक है। इसके अलावा लगातार उपभोग, लगातार उपभोग मतलब ऐसा नहीं कि उपभोग एक हम अभी किए और दूसरा यूनिट का उपभोग हम एक दिन के बाद कर रहे, ऐसा नहीं। एक वस्तु एक यूनिट का उपभोग किए, खत्म हुआ, दूसरा का उपभोग करेंगे, है ना। तो लगातार अगर उपभोग करते हैं तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता होगी वो लगातार घटते चली जाएगी, ठीक है। फिर आप एक चाहो तो इसमें डायग्राम बना सकते हो। देख, ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी होता है, ठीक है, जो लगातार क्या होता है, घट रहा होता है। जैसे जैसे इधर इकाई है ना, जैसे जैसे इकाई को बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता घटते जाता है। एक समय पे 0 होता है, उसके बाद क्या होता है, ये निगेटिव हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है। तो ये है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी? सीमांत उत्पाद का क्या अर्थ है, ठीक है, और टीपी और एमपी के बीच में क्या संबंध होता है? तो देखिए, कहता है हम जब भी बात करते हैं सीमांत उपयोगिता का, ठीक है, तो सीमांत उपयोगिता का सीधा सीधा मीनिंग होता है कि जैसे ही हम लोग एक अतिरिक्त इकाई मतलब साधन का एक अतिरिक्त इकाई लगाते हैं, मान लीजिए लेबर, ठीक है, तो उससे कुल उत्पाद में क्या परिवर्तन होता है। ध्यान रखिए, क्या बोला मैंने? सीमांत उपयोगिता का मतलब जब साधन के एक अतिरिक्त इकाई का को लगाया जाए तो उसके कारण कुल उत्पाद में क्या परिवर्तन हुआ, उसे कहते हैं सीमांत उत्पाद। फिर ये फॉर्मूला आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है। अब है टीपीएमपी के बीच रिलेशन क्या है, तो अगर आपने पढ़ा होगा अच्छी बात है। इसमें इस प्रकार का डायग्राम है, एक हमारा टीपी होता है इस प्रकार से, ठीक है, और हमारा फिर उस पे उसी के नीचे हम लोग एमपी बना सकते हैं। क्या इस प्रकार से जाएगा एमपी, क्लियर। तो क्या बताएगा, जब शुरुआत में एमपी बढ़ता है, ठीक है, तो उस समय टीपी बढ़ती हुई दर से बढ़ेगी। जिस समय सीमांत उत्पाद अधिकतम होगा वहां पे बोलते हैं टीपी में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन का बिंदु क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन, ठीक है, क्लियर। उसके बाद जब सीमांत उत्पाद 0 होता है तो कुल उत्पाद वहां अधिकतम होता है। फिर जैसे सीमांत उत्पाद ऋणात्मक होता है तो टीपी हमारा घटने लगता है। ये संबंध है टीपी और एमपी के बीच में, ठीक है। बाकी ये फॉर्मूला साथ में आपको लिखना ही है ना। चलिए, तीसरा है एक्सप्लेन मार्केट इक्विलिब्रियम, बाजार संतुलन की व्याख्या कीजिए। फिर कहता है हाउ डज द शिफ्ट इन डिमांड कर्व अफेक्ट इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी? देखो, बाजार का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां मांग और पूर्ति बराबर होता है, ठीक है। ये मांग का रेखा हो गया, ये हमारा पूर्ति का रेखा हो गया। ई जो है संतुलन का बिंदु है, वहां पर संतुलित कीमत पी स्टार और संतुलित मात्रा क्यू स्टार का निर्धारण होता है, ठीक है। अब कहता है पहला तो ये बता देना, उसके बाद बताना, हाँ डायग्राम के साथ उसे एक्सप्लेन भी करना, ठीक है। फिर कहता है कि डिमांड कर्व में शिफ्टिंग आ रहा है, मतलब डिमांड कर्व में परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। सप्लाई को स्थिर रखेंगे, ये डिमांड है, ये सप्लाई है,
संतुलन की बिंदु हमारी ये ई हुई, ठीक है। यहाँ ये इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। अगर डिमांड कब डी से बढ़ के D1 हो गया, ठीक है, सप्लाई वही रहा, है ना, सप्लाई क्या है, सप्लाई वही रहा, ठीक है, तो नया संतुलन क्या होगा, नए संतुलन पे मात्रा भी पहले से बढ़ जाएगी, इकाई बढ़ जाएगी और कीमत भी पहले से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर मांग वक्र बढ़ता है, मांग बढ़ जाता है, तो कीमत और मात्रा दोनों ही बढ़ जाते हैं, ठीक है। वहीं अगर आप इसके नीचे एक बना दो, मान लो मांग घट के डी से D2 हो गया, ठीक है, तो संतुलन कीमत भी घट जाएगा और मात्रा भी हमारा घट जाएगा। इस प्रकार से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कहता है व्हाट आर दी स्टेप्स इन इनकम मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय को मापने में जो आय विधि होता है उसमें कौन कौन सा स्टेप हम लोग अपनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अर्थव्यवस्था में, है ना, जो भी साधन आय है उसे देखते हैं। क्या करते हैं हम लोग, नेशनल इनकम का मतलब NNPFC निकालते हैं, ठीक है, NNPFC। तो क्या करेंगे, NNPFC में हम लोग सबसे पहले लेते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, मतलब कर्मचारियों को जो पारिश्रमिक जो मिलता है, ठीक है, प्लस फिर करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, मतलब रेंट, वेज, इंटरेस्ट, ठीक है, इन सबको जोड़ते हैं। फिर क्या जोड़ते हैं इसमें, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का मतलब मिश्रित आय, ठीक है, और उसके बाद इसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं, NFIA, ठीक है। इन सब को जोड़ करके हम लोग राष्ट्रीय आय का माप कर लेते हैं, किसके द्वारा, आय विधि के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है व्हाट आर द डिफरेंट मेजर ऑफ मनी सप्लाई। मुद्रा की पूर्ति के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, या विभिन्न माप कौन कौन से हैं, विभिन्न माप जो है वो क्या है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि 1977 में RBI ने मुद्रा के 4 माप को व्याख्या किया है, M1, M2, M3 और M4। M1 का मतलब होता है C प्लस DD प्लस OD। C मतलब करेंसी विद द पब्लिक, DD मतलब डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, मतलब मांग जमा, और OD मतलब अदर डिपॉजिट, अन्य जमा। M2 क्या होता है, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट। क्या होता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स, ठीक है, इसको आप लोग लिख देना है। इसके अलावे M3 क्या होता है, ये होता है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, ठीक है, M1 प्लस समय अवधि वाला जमा, ठीक है, जो फिक्स डिपॉजिट होता है, ठीक है, टाइम डिपॉजिट, समय जमा, ठीक है। और M4 क्या होता है, M3 प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स एक्सक्लूडिंग NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को हटा करके। तो ये चारों माप के बारे में आपको जो है आंसर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं। देखिए, जब भुगतान संतुलन की बात करेंगे तो इसमें जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, जितनी भी आर्थिक लेन देन होती है सभी को शामिल किया जाता है। जैसे दृश्य वस्तुओं का लेन देन, अदृश्य वस्तुओं का लेन देन, ठीक है। इसके अलावा एक तरफा हस्तांतरण, एक तरफा हस्तांतरण, ठीक है, और पूंजीगत हस्तांतरण, ठीक है। ये सभी चीजों को शामिल किया जाता है, चारों चीजों को। मतलब देखिए, भुगतान संतुलन का मतलब होता है एक देश दूसरे देश के साथ, है ना, विदेश के साथ जो भी आर्थिक लेन देन करता है, ठीक है, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ द रेसिडेंट ऑफ वन कंट्री विद द अनदर कंट्री, ये हमारा क्या होता है, भुगतान संतुलन अर्थात बैलेंस ऑफ पेमेंट। वहीं जब व्यापार संतुलन की बात करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ दृश्य वस्तुओं का आयात निर्यात को शामिल करता है। मतलब गुड्स का क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, गुड्स कितना बेच रहे हैं, इसको ही हम लोग शामिल करते हैं किसमें, व्यापार संतुलन में, ठीक है।
नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम से आप क्या समझते हैं। तो देखो ये दिया गया था केन्स के द्वारा, किसने दिया था, ये केन्स ने दिया था। इनका क्या कहना था कि जब आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ती है, ठीक है, और जिस तेजी से आय बढ़ती है उस तेजी से उपभोग नहीं बढ़ती है, ठीक है, आय जिस तेजी से बढ़ेगी उससे कम तेजी से उपभोग बढ़ती है, इसे ही कहते हैं उपभोग का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ठीक है। आप इसको डायग्राम से भी दिखा सकते हैं, है ना। ये हमारा इनकम लाइन है, ये हमारा कंजम्पशन लाइन है। क्या हो रहा है, आय जो है बढ़ता जा रहा है, ठीक है, उपभोग भी हमारा बढ़ता जा रहा है। उपभोग पहले ग्रेटर, मतलब उपभोग पहले आय से ज्यादा है, फिर एक समय आता है जहां आय और उपभोग बराबर होता है, उसके बाद आय बढ़ जाता है उपभोग के अपेक्षा, ठीक है। ये है हमारा केन्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम, है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड इन्वेस्टर मल्टीप्लायर। देखिए आपने पढ़ा होगा कि मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है। 3 मार्क्स का है तो डेराइव भी करके दिखा दीजिए। y बराबर होता है ना c प्लस आई, तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा y बराबर डेल्टा c प्लस डेल्टा आई, है ना। दोनों तरफ डेल्टा y डिवाइड कर देंगे, क्या होगा, इधर 1 बचेगा, इधर डेल्टा c बटा डेल्टा y, मैंने दोनों तरफ डेल्टा y डिवाइड किया है, ठीक है, प्लस डेल्टा i बटा डेल्टा y, है ना। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1 इक्वल्स एमपीसी, क्योंकि डेल्टा c बटा डेल्टा y एमपीसी को बोलते हैं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को, ठीक है, प्लस डेल्टा i बटा डेल्टा y, है ना। यहाँ से डेल्टा i बटा डेल्टा y लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस एमपीसी, ठीक है। अब इस तरह से इसको पलट दें अगर तो लिख सकते हैं डेल्टा y बटा डेल्टा i, है ना, उल्टा कर दिए, उधर हो जाएगा 1 बटा 1 माइनस एमपीसी, ठीक है। डेल्टा y बाय डेल्टा i को ही तो मल्टीप्लायर बोलते हैं, तो 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है। अब इसके बाद संबंध क्या है कि अगर एमपीसी बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर का वैल्यू भी बढ़ेगा, अगर एमपीसी घटेगा तो मल्टीप्लायर का वैल्यू भी घटेगा, ठीक है। ये है हमारा एमपीसी और इन्वेस्टर मल्टीप्लायर के बीच रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा पूर्ण प्रतियोगिता उस बाजार को कहते हैं जिसमें बहुत सारे क्रेता बहुत सारे विक्रेता होते हैं, मतलब सेलर भी बहुत ज्यादा बायर भी बहुत ज्यादा, वो होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। दूसरा फीचर मतलब एक जैसे वस्तुओं को बेचते हैं। कांस्टेंट प्राइस मतलब कीमतें स्थिर होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म होता है, कोई भी फर्म प्रवेश कर सकता है, कोई फर्म बाहर जा सकता है, ठीक है। इसमें जो फर्म होता है वो कीमत स्वीकार करने वाला होता है, ठीक है, कीमत बनाने वाला नहीं, ठीक है। लोगों को पूर्ण ज्ञान होता है बाजार का। तो ये सारी विशेषताएं हैं किसका, एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का, पूर्ण स्पर्धी या पूर्ण प्रतियोगी बाजार, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई एंड फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, अन्य तत्वों के स्थिर रहने पर अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ता है, प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घटता है। मतलब ये कीमत और सप्लाई, कीमत और पूर्ति के बीच में संबंध स्थापित करता है, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई की बात करेंगे तो पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व की बात करेंगे तो वो क्या होता है, एक तो कीमत हो गया, कीमत ज्यादा तो भाई ऑब्वियस सी बात है पूर्ति ज्यादा होगा। फिर क्या होगा, तकनीक, तकनीक अगर अच्छा है, ठीक है, तो उत्पादन ज्यादा होगा, उत्पादन ज्यादा होगा तो पूर्ति ज्यादा होगा। साधन की कीमत, साधन की कीमत कहता है अगर साधन जो है जो जिसके द्वारा उत्पादन किया जाता है वो काफी महंगा मिले तो पूर्ति भी हमारा कम होगा, ठीक है। इसके अलावा अन्य वस्तु की कीमत, जैसे आप मार्कर बना रहे हैं, ठीक है, क्लियर, आप मार्कर बना रहे हैं और डस्टर का कीमत बहुत बढ़ रहा है तो उत्पादक डस्टर का पूर्ति बढ़ाएगा, पेन या मार्कर का नहीं, ठीक है। तो ये हमारे 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। इसका आपके पास नोट्स वगैरह भी होगा इन क्वेश्चंस का, इन क्वेश्चंस को जरूर अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये झारखंड के लिए एक अलग चैनल मैंने बनाया है, नया है चैनल, प्यार दिखाइए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। चलिए धन्यवाद।